हाँ भाई, आ गई याद पढ़ाई की। तो शुरू करें। चलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल में जिसका नाम है असली क्लास। और देखो, जो पिछला लेक्चर था भाई, उस पर काफ़ी अच्छा व्यूज़ आया, मतलब व्यूज़ के रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया है। तो उसके लिए बेहद दिल से धन्यवाद। और पिछले लेक्चर में हमने करा क्या था? पिछले लेक्चर में हमने करा था चैप्टर नंबर 1, वो भी बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड। और आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या हमारे पास जो एमटीजी बुक है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, वो काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। किस लिए? नीट तक के लिए प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। तो इसलिए वही बुक हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, हमारे पास है क्या? एमटीजी। और एमटीजी में भी हम अपना पहला चैप्टर यानी द लिविंग वर्ल्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अपनी कुर्सियां भाई बांध के रख लीजिए, एकदम स्टडी टेबल पे अपने बैठ जाइए, और बेड बेड पे भी जहाँ पे बैठना है बैठ जाओ। लेकिन पानी वगैरह अपना साथ रखना, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम करने वाले हैं एमटीजी के एमसीक्यू कॉर्नर, जो कि एक्सट्रैक्टेड है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी वही जो किताब आप पढ़ते हो, अगर नहीं पता किसी को, शर्म करो। फिर उसमें भी हम पहला टॉपिक वही, नाम बढ़िया, नीट प्लस। नीट प्लस में भी पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, और उसका पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है? क्या कहता है पहला क्वेश्चन? देखते हैं। विच टू ऑफ द बिलो, इनमें से कौन सा, गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इनमें से कौन सा जो ट्विन कैरेक्टर्स हैं वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो, पहला इंक्रीज इन मास, जब भी किसी चीज का मास बढ़ता है यानी उसमें ग्रोथ हो रही है, तो पहला तो होगा ही। फिर दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है कि जैसे एक अमीबा है, उसने दो में डिवाइड करके दो डॉटर अमीबा बना दिए, फिर वो और डिवाइड करते। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो लो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनमें हमेशा जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल्स डिवाइड कर जाते हैं, नंबर या रिप्रोडक्शन कह लो आप, वो भी ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोथ की ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला और दूसरा यानी फर्स्ट का हो जाएगा ए पार्ट। हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा, मतलब ऑप्शन का जो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे लिखा है वो नहीं लिखेंगे, सीधा फर्स्ट का ए और सेकंड का। अभी देखते हैं क्या होता है। आप भी साथ साथ करते चले जाइएगा मेरे साथ साथ, और फिर बाद में चेक करेंगे कि किसके कितने जाते हैं क्या सही। सेकंड क्वेश्चन है, इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स डैश, वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर्स डैश। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन, मतलब सर्टेन एज कह रहा हूँ, वो एज बाय एज चलती चली जाती है थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज के बाद कम पड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, ह्यूमंस में भी 18 20 या फिर कईयों का 21 तक भी चले जाता है, 21 तक के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। तो ऐसे ही ग्रोथ की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे कम पड़ती चली जाती है एनिमल्स में एक सर्टेन एज के बाद। तो प्लांट में कंटिन्यूसली होगी, बी या सी में से कुछ है। अब एनिमल्स में भी कंटिन्यूसली नहीं होती, वरना एनिमल्स भी पेड़ तक के जितने बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एनिमल्स में इट अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, इसलिए सेकंड का बी ऑप्शन। नाउ थर्ड, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यू इलस्ट्रेट द रोल ऑफ। कोई भी जिंदा नहीं रहता जब तक वो अपनी नई प्रोजेनिसी ना बना ले। तो भाई ये सीधा सीधा रिप्रोडक्शन को क्या कह रही है? इलिस्ट्रेट कर रही है। तो थर्ड का हो जाएगा डी। नाउ फोर्थ पॉइंट, यानी फोर्थ क्वेश्चन, कैमरे में नहीं आ रहा है, कैमरे की रेंज पड़ चुकी है छोटी, तो हम इसे कर देंगे थोड़ा सा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑर्गेनिम्स विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हो क्या होता है, एक असेक्सुअल मोड का टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन। और इसमें कौन से ऑर्गेनिम्स, मतलब कौन से ग्रुप, या ए बी सी डी, चार ग्रुप दे रखे हैं, कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रेगमेंटेशन करते हैं, यही आपको बताना है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, सीधा आपको लगा देना है सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि फंगई, फिलामेंटस, एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस, यही सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब यही सारे जो ऑर्गेनिम्स हैं वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं। लेकिन अर्थवर्म जैसे यहाँ पर है, अर्थवर्म नहीं करता है, यहाँ पे भी अर्थवर्म है वो नहीं करता है। हाइड्रा फ्रेगमेंट, यहाँ पे बैक्टीरिया का
आप चेक करके बताना मेरे को कमेंट में कि बैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन करता है कि नहीं करता है। बाकी फोर्थ का तो ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। जब भी आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करो या फिर किसी भी टाइप के कैसा भी क्वेश्चन करो, तो आप ये लेके चलो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो ये बगल वाला कह रहा है या फिर जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे मन में आ रहा है, जो गट फीलिंग कह रही है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरी नॉलेज पूरी है तो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। जैसे फोर्थ में सी का मेरे को पता है, फंगी, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनोम ऑफ मोसिस, ये तीनों ऑर्गेनिज्म, ये तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन करते हैं, इसलिए मैंने फोर्थ का सी लगाया। लेकिन अगर हल्का सा भी नॉलेज की कमी होती या फिर कुछ भी ऐसा होता तो फिर मैं भाई भटक जाता। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हमें टाइम की भी थोड़ी क्या कहते हैं वो करनी पड़ेगी, किल्लत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो हमें ना क्वेश्चन इतनी रफ्तार से करना है कि सामने वाला भी देखे और बोले कि भाई पेन छोड़ दे, बोले भाई मैं नहीं कर रहा। यही जब सारी सीटें ले जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तो हमें क्वेश्चन भी इतनी रफ्तार से करना है। अब देखो 5 मिनट होने वाले, 5:30 हो गए हैं और हमने 5 ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता? देखो वर्कर भी नहीं करती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमंस मेल भी नहीं करते हैं, और जो मूल्स होते हैं वो भी नहीं करते। इनफर्टाइल या तो समझ आ रहा नहीं करते, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे सिक्स्थ क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन में सर्टेन रीजन है, स्टेटमेंट 1 है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक बात है। देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, मोल्स, वर्कर बीस एक्सेट्रा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, सिक्स्थ का ए ऑप्शन। सेवंथ देखते हैं हम, which of the following statement regard the response of living organisms to external stimuli is correct? अभी देखो स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई देखो जब, अगर मान लो आपका यहाँ मेरा ये जो हाथ है ये तवा है और ये मेरा दूसरा हाथ है, यहाँ पे मैंने जैसे ही लगा ये गर्म तवा है मान लो, और मैंने हाथ रखते मैंने हटा लिया, तो मैंने क्या करा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिएक्ट करा है। तो वहीं यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है, हो सकता है। ऑल ऑर्गेनिम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, हाँ सारे ऑर्गेनिम्स करते हैं। कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपसे अगर कोई भी पूछ ले, जैसे एमसीक्यू अगर आप करते हो, तो आप ऐसी चीज़ें ना मार्क कर लिया करो कि ये काफ़ी पॉइंट अच्छा है भाई। क्योंकि अगर आपसे मान लो एक वर्ड में पूछ लिया, एक मार्क्स में पूछ लिया किसी ने, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ, तो आप लिख सकते हो कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सारे ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन। नाउ एट्थ, हल्का सा स्पीड अप करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन, इनमें से भाई सांस अटक गई बोलते बोलते, चलो कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट, रीस्टार्ट। एट्थ क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन, इनमें से करेक्ट वन को हमें चूज करना है। पहला वन है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बाहर भी हो सकती हैं ऑर्गेनिज्म्स के, हाँ हो सकती है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये सारे ही ठीक है। यहाँ पे पहले हमने सी ऑप्शन देखा था, ये ठीक ही है, तो एट्थ का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नाउ नाइन्थ, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अन, आ रहा है ना कैमरे में, आ रहा है, a living organism in unexceptionally differentiate from non-living structure on the basis of reproduction, growth, interaction with environment, responsiveness, responsiveness होगा। अब देखो इंटरेक्शन विद environment, इंटरेक्शन तो नॉन लिविंग चीज़ भी करती हैं। अब वो कैसे करती हैं? जैसे नदी है, नदी नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन पहाड़ों से अपना रास्ता खोद खोद के निकाल लेती है वो, तो जैसे पहाड़ खोद रही है या फिर कुछ भी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, या फिर नदी बह भी रही है तो वो मिट्टी को गीली कर दे रही है, तो भाई वो भी इंटरेक्शन ही कहलाएगा। लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस, अगर मैं नदी में जहर डाल दूं, जैसे अभी तो पॉल्यूशन वगैरह चल ही रहा है,
तो नदी अपने आप को साफ नहीं कर पाएगी। नदी ये नहीं कहेगी कि दूर हटो यार, नदी दूर नहीं हट जाएगी। नदी कहेगी भाई डाल दो मेरे अंदर। या फिर जो रिस्पॉन्सिवनेस है नदी में है ही नहीं, वो तो लिविंग चीज है ही नहीं ना, तो रिस्पॉन्सिवनेस होगा कैसे। तो यही मेन डिफरेंशिएट हो जाता है हमारे अंदर और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। 10th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट, नॉट हमेशा याद रखना भाई। अगर आपने पहले क्वेश्चन कर रखे हैं तो जब भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं नोट पे भाई, जब भी क्वेश्चन रीड करते हैं नोट पे ऐसे अंडरलाइन लगा दे करो। इससे काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। नोट कर कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गन्स। लिविंग ऑर्गन्स का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है। तो देखो पहला है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। अब 11th क्वेश्चन मैं हल्का सा इधर करता हूँ। 11th क्वेश्चन हल्का सा और नीचे, अब दिख रहा है सब। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट दी करेक्ट वन। इनमें से सेलेक्ट मतलब करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, बिल्कुल ठीक है। प्लांट ग्रो बाय सेल डिवीजन अप टू अ पर्टिकुलर स्टेज। देखो प्लांट ग्रो बाय सेल डिवीजन ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अप टू पर्टिकुलर स्टेज ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा तक जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ यहीं तक, मतलब थ्रू आउट दी लाइफ इनकी ग्रोथ होती ही रहती है। एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ के बाद उनकी ग्रोथ ख़त्म नहीं हो जाती है। एनिमल एग्जिबिट द ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जो एनिमल्स होते हैं वो लाइफ स्पैन तक अपनी ग्रोथ को रोक के रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लाइफ स्पैन तक नहीं रोकते, वो थोड़ी देर बाद एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ पे अपनी जो ग्रोथ है उसे एग्जिबिट कर देते हैं। एग्जिबिट का मतलब ही होता है रोकना। तो 11th का डी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पहला ही ठीक है। दूसरे में ये पर्टिकुलर स्टेज आ गया, यहाँ पे थ्रू आउट मतलब पूरी लाइफ में ही अपना एग्जिबिट कर दिया। तो अगर ये चीज़ यहाँ थी और ये चीज़ यहाँ थी तो ये दोनों ठीक हो जाते, और ये सारे ऑप्शन मतलब सारे ऑप्शन तो कहीं दे ही नहीं रखे, तो छोड़ो। मतलब अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो ऑल ऑफ दीज भी आ सकता था। 12th क्वेश्चन हमारा है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेट विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ए का हमारा हो जाएगा ट्रू। जो फॉल्स फॉल्स है वो काट दिया, बी का हमने काट दिया, डी हमने काट दिया, ए और सी का हो जाए। देखो ए का ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, बी का यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ सी का यहाँ पे फॉल्स, डी का बस देखना है यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है। जोन सा अगर फॉल्स है तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आप देखो यहाँ में दो ऑप्शन, दो जो ये स्टेटमेंट है इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे ट्रिक लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, जैसे आपकी स्पीड मेंटेन रहे। ऑल द लिविंग ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल वेरिंग डिग्रीज। हाँ सही बात है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, उनके जो डीएनए में डिग्रीज वगैरह होती हैं। डिग्रीज का मतलब होता है नंबर्स, तो जो उनके डीएनए में नंबर्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। सिर्फ उसी की वजह से उनमें वैरायटी आती है, वरना तो सभी ऑर्गन्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो 12th का डी ऑप्शन का ट्रू हो जाएगा और ये सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठीक। 13th, the most obvious and complicated feature of all living organisms is। सबसे obvious और complicated feature क्या है। increase in size, obvious तो है पर complicated नहीं है। ability to reproduce ये भी नहीं। अब देखो यहाँ पे obvious और complicated में भी वही पूछता है जो defining property of living organisms है, तो फिर यहाँ पे हम ability to sense their surrounding and response to them, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी यही होता है। तो थर्ड का हम सी बेझिझक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन साइज बाय, अगर मान लो मैं बाय सेल डिवीजन हटा दूं और सिर्फ लिखूं यहाँ पे इंक्रीज इन साइज, तो साइज में तो और भी चीज़ें इंक्रीज होती हैं। जैसे मान लो पत्थर है, पत्थर के ऊपर और मिट्टी आ गई वो और इंक्रीज हो गया। अब जैसे पहाड़ है, पहाड़ आपने वो देखे हैं माउंट एवरेस्ट वगैरह, उनमें और बर्फ़ जम गई ज़्यादा तो उनकी ग्रोथ और बढ़ गई। कुछ दिन बाद उनकी ग्रोथ जो साइज होगा वो डिक्रीज भी हो जाएगा जब बर्फ़ पिघलेगी। ठीक है। सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.1। नाम
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब एक काम करता हूँ मैं ना इसे हल्का सा और इधर करता हूँ, ठीक है। सिमेट्रिकल भाई बहुत चीज़ें बढ़िया लगती हैं। ऐसे देखो, ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल है, बढ़िया लग रही हैं। चलो क्वेश्चन पे ध्यान लगाते हैं। 14th क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हमें लगाना है क्या, असर्शन रीजन है, देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ अब दिखाई दे रहा है। असर्शन रीजन है, चलो देखते हैं। इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म्स कैन बी ऑब्जर्व रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। स्टेटमेंट वाज फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि सभी प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म्स की जो स्पीशीज है वो डिस्क्राइब करती है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन नंबर ऑफ स्पीशीज दैट डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 170 से 180 मिलियन, मैंने क्या बताया था, 1.7 टू 1.8 मिलियन अभी डिस्क्राइब करी गई हैं। ये तो भाई अज्यूम्ड नंबर, भाई तुम खुद सोचो ना, अज्यूम नंबर जो है वो 8 मिलियन है। अज्यूम नंबर खुद 8 मिलियन है, 8 मिलियन से ज़्यादा तुम निकाल कैसे सकते हो, डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो? तो इसलिए भाई ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ये गलत बात है। तो स्टेटमेंट टू जो होगी वो इनकरेक्ट होगी, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन स्टेटमेंट वही असर्शन रीजन आ रहा है, करते हैं यहाँ पे। हम्म, पहले तो स्टेटमेंट वन ही देख लो आप। नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट टू कहता है कि नोमेनक्लेचर इज स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15th का जो है आंसर हो सकता है वो ए हो सकता है। क्यों ए हो सकता है? ए हो सकता है क्या, ए ही होगा, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट दी थी बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी वाली भी ठीक थी और ये वाली भी ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 15th का आंसर हम लगा देंगे ए ऑप्शन। 16th 16th कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। तो देखो, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली बाय आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करोगे तभी तो उसका जो कोड हमें दे रखे हैं ICBN या ICZN, उस पर मैच करके उसका नेमिंग कलर, मतलब नेमिंग कलर कह रहा हूँ, नामकरण या नॉमेनक्लेचर कर सकते हो आप। फिर बी आपका ऑप्शन है, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, कि जो एक ऑर्गेनिजम्स होगा ना, साइंटिफिक नेम एक ऑर्गेनिज्म का वो एक ही होगा, तो ये भी करेक्ट है। इसलिए ये भी आंसर इसका ये नहीं होगा। सी ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इनेबल्ड टू पीपल टू अराइव एट द सेम नेम इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ये भी ठीक है। नॉमेनक्लेचर इंश्योर दैट द सेम नेम हैज बीन यूज्ड फॉर एनी अदर, ना ना, ये तो पाप है। नॉमेनक्लेचर कहता है कि सेम नेम हो हर एक ऑर्गेन्स का, और हर एक ऑर्गेन्स कह रहा हूँ सेम नेम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऑर्गेन्स का, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेम होगा वो और भी, सेम नेम हैज़ बीन यूज्ड फॉर नोन अदर नोन ऑर्गेनिज्म्स, तो ये नहीं हो सकता ना। एक नेम सिर्फ एक ही ऑर्गेन्स का होगा, साइंटिफिक नेम की बात कर रहा हूँ, एक नेम सिर्फ एक ही ऑर्गेन्स का होगा, और जो दूसरा नेम होगा वो किसी दूसरी ऑर्गेन्स का नाम होगा। तो 16th का यहाँ पे डी ऑप्शन गलत था, तो इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है, तो लिख दो भाई 16th का डी ऑप्शन। और 17th क्वेश्चन, ICBN ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिक नॉमेनक्लेचर, बी हो जाएगा 17th का बी। 18th ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, 18th का सी। 19th क्वेश्चन, तुम रुको मेरे को भाई, पैर दर्द हो गए बैठे बैठे। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सह लेंगे। लाइक करो भाई, हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे लाइक नहीं करते। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रीविएशन, इनमें से कौन से, मतलब भाई फुल फॉर्म पूछ रहे हो, कौन से ठीक है। इंडियन कोड गलत है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर
ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, हाँ ये ठीक है। तो 19th का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। और 20 का, 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, मतलब साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के लिए कौन सी बात सही है। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गन्स इज इंग्लिश लैंग्वेज, गलत है। नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का नेम सेम नेम से हर वर्ड में, ठीक है ये ठीक है। बाकी नेम ऑफ लिविंग ऑर्गन्स इन सच मैनर डेट इट मे कॉज लेस कंफ्यूजन, ऐसा तो नहीं है। सेलेंजीना मेलेंजीना देखा था ना पिछली क्लास में तो कंफ्यूजन तो होती है। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गन्स इन सच मैनर डेट इट बिकम इजी टू प्रोनाउंस, नो नो। तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि बी ही सिर्फ होल्ड कर रहा है साइंटिफिक नेम के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का बी, ठीक है ना। 21st, 21st फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस ने डिस्क्राइब करा था, ये हो जाएगा 22nd, देखते हैं ना। ना पलटेंगे, कैमरा रोल हल्का सा इधर करेंगे, ऊपर, कॉपी भी ऊपर, एंड देन स्टार्ट। मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गन्स आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, लैटिन से लिए गए हैं, ना हिंदी से ना फ्रेंच से ना जर्मन से, लैटिन से लिए गए हैं। 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 23rd का पूछा गया है, इन बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी बाय कार्लेस लिनियस, द सेकेंड वर्ड ऑफ ऑर्गन बायोलॉजी, सेकेंड वर्ड पूछा है ना, तो सेकेंड वर्ड हमारा स्पीशीज दर्शाती है, तो 23rd का हो जाएगा ए। 24th, 24th आपको नजर आ रहा है, हाँ, अब आ रहा है। Which of the following statement regarding the universal rules of biological nomenclature is incorrect? इनमें से बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वही नोमेनक्लेचर के लिए कौन सा रूल इनकरेक्ट है। बायोलॉजिकल, पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, तो देखो भाई ठीक है, इटैलिक में लिखे जाते हैं, लैटिन में होते हैं। फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, ठीक है, वाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोट स्पीशीज, ठीक है। बोथ द वर्ड in the biological name when handwritten are separately underlined or printed in italic to indicate, ठीक है। the specific epithet start with specific epithet small letter से start होता है, तो यही incorrect है। और incorrect ही पूछा तो हमारा आंसर हो जाएगा D। 25th क्वेश्चन, इन बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, मतलब यहाँ पे बोल रखा है वही नोमेनक्लेचर प्लांट में जीनस इज रिटर्न आफ्टर स्पीशीज, जीनस जो है वो स्पीशीज के बाद लिखा जाता है, नहीं, स्पीशीज इज रिटर्न आफ्टर जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज लिखी जाती है। फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है कि बोथ इन जीनस एंड स्पीशीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, बोथ में नहीं होता, सिर्फ जीनस में होता है, स्पीशीज में स्मॉल होता है। जीनस एंड स्पीशीज नेम ड्राइव नहीं, लैटिन से होता है, बोथ जीनस एंड नेम ब्रिटेन, हाँ इटैलिक में प्रिंट होते हैं बोथ जीनस, और 25th का डी हो जाएगा, हमसे करेक्ट वन पूछा था। 26 हमसे पूछा जा रहा है, इन प्रिंटेड साइंटिफिक लेटर ओनली डैश स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से जीनस स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सी लिखा है, ए मत मान लेना इसे, फिर कहीं बाद में कहो ओ सर गलत कर दिया, ठीक है, ये सब मत करना। देखो आपको एक जोक सुनाऊं, जब मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ तब आप कह रहे हो सर कहाँ लिख रहे हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, और फिर जब मैं इधर कर देता हूँ सर मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है सर। हम्म, बता ना भाई, ये घटिया सा जोक कैसा लगा आपको, कमेंट करा करो भाई, रिस्पॉन्स करा करो, ताकि टीचर को पता चले या मेरे को पता चले कि बच्चा आगे क्या डिमांड कर रहा है, या कौन सा उसे चैप्टर चाहिए, या फिर वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट लानी है अपनी, तो वो सारी चीज़ें भी बताया करो मेरे को। 27th क्वेश्चन हमसे बोला गया है, 27th क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, जो पहला वर्ड है जीनस वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, ये स्मॉल लेटर से होता है।
ये कैपिटल लेटर से होता है, एनिमल का स्विप कहते हैं ऐसे, स्विप। तो ये ठीक हो सकते थे, लेकिन अभी ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, इसलिए जो इनका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27th का बी ऑप्शन। 27th का बी ऑप्शन। देन 28th ऑप्शन। 28th क्वेश्चन, हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, ठीक है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन ग्रीक, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। सिस्टम ने पकड़ लिया भाई को, सिस्टम ने भाई पकड़ लिया क्या कि ग्रीक नहीं आना चाहिए, ग्रीक की जगह क्या आना चाहिए, लैटिन आना चाहिए। तो 28th का सी ऑप्शन हमारा गलत था और सी ऑप्शन ही सही आंसर बन जाएगा। नाउ 29th का, 29th क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियन इज रिटन एज फिकस भेंगा लेंसेस, और ये एल जो है वो लीनियस बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस, लेटर एल सिग्निफिकेंट लैटिन लैंग्वेज, नहीं अभी बताया, वो लीनियस बताता है। जब मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है वो हमेशा 2 लेटर में लिखा जाता है, अगर तीसरे लेटर में लिख रहे हैं तो जो तीसरा लेटर है वो उस चीज को बताएगा या उस साइंटिस्ट के नाम को बताएगा जिसमें जिसने कि इसे सबसे पहले नॉमेनक्लेचर या आइडेंटिफाई करा है। तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन दे भी रखा है, लेटर एल सिग्निफाइंग द टैक्सोनॉमिक लीनियस, तो 29th का सी ऑप्शन हो जाएगा। 27th देखते हैं हम। 27th दोबारा से देखोगे, बता भी नहीं रहे यार बस। सेलेक्ट द करेक्ट रिटर्न इन बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल नेम। यहाँ पे होमोसेपियन है, होमोसेपियन, यहाँ पे एच बड़ा एस छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो गलत हो जाएगा। मैंजिफेरा इंडिका आई बड़ा है, मतलब जो आई है वो छोटा नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पिसम सटाइवम, देखो कई बच्चे कहेंगे इसे ये ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये जो बुक है ये प्रिंटेड है, और प्रिंटेड में इटैलिक्स में होता है, तो पैंथेरा टिग्रिस, जो इटैलिक में भाई टेढ़े होंगे ना शब्द, तो पिसम सटाइवम तो एकदम सीधा सीधा लिखेंगे, ये कहाँ इटैलिक में लिखा है, तो बी का हो जाएगा, मतलब 30 का हो जाएगा बी। 31st क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन कहता है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो प्रोसेस है किस चीज का, टू इंश्योर दैट टू इंश्योर दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, ये तो नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो सिस्टमैटिकली अरेंज द ऑर्गेनिज्म, कंसीडर द रिलेशनशिप अमंग देम, ये थोड़ा ठीक लगता है। आगे देखते हैं, बाय विच एनीथिंग ग्रुप इनटू कन्वेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्टर, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब यही है उसके करेक्टर्स सारे देख कर वहां पे क्या लगाना, उसको हायरार्की में एक फिट कर देना, एक क्लासीफाई कर देना कि ये इस चीज का, ये यहाँ से ये बंदा आ रहा है। 31st का हो जाएगा सी ऑप्शन। 32nd, 32nd का है द मेन पर्पस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू, मेन पर्पस क्या है ऑर्गेनिजम्स का, तो सबसे पहले स्टडी जियोग्राफी, जियोग्राफी हम क्यों पढ़ेंगे भाई, लोकेट प्लांट एंड एनिमल, वो भी जियोग्राफी में आ जाएगा, तो पहला और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टडी एवोल्यूशन, स्टडी एवोल्यूशन के लिए हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, ना ही कि क्लासिफिकेशन। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ रिलेशनशिप बनाते हैं तभी तो, वही तो करेक्टराइज देख के कि जैसे मान लो रिलेशनशिप ऐसे बना रहे हैं, हमने लिया क्या, हमने ले लिया लाइन ले लिया। अब लाइन हम देखेंगे कि ये प्लांट में आ रहा है या फिर एनिमल में आ रहा है, एनिमल में आ रहा है तो हम एनिमल में डालेंगे। अब प्लांट यहाँ पे, एनिमल यहाँ पे, अब एनिमल में हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप की स्थापना करने के लिए ही हम क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस यही होता है। अब ये मेन क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन करने का मेन पर्पस क्या है, तो आप सी बोल देना कि रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए अमंग दी ऑर्गेनिज्म्स, यही मेन पर्पस होता है। तो 32 का हो जाएगा सी ऑप्शन। मैं देख रहा हूँ कई बच्चे हैं जो मेरी बोली पे हंस रहे हैं कि सर बहुत लड़खड़ा रहे हो, देखेंगे भाई तुमको भी।
फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज, पहला स्टेप जो होता है टेक्सोनॉमी का वो क्या होता है? देखो टेक्सोनॉमी के पहले स्टेप्स बताओ मेरे को। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, सॉरी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, देन आता है क्लासिफिकेशन। देखो सबसे पहला है करेक्टराइजेशन, लेकिन करेक्टराइजेशन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बोल रखा है, तो डिस्क्रिप्शन हम नहीं लगाएंगे, हम उसके बाद वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। अगर साइंटिफिक टर्म होती यहाँ पे करेक्टराइजेशन लिखा होता तो हम लगा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और जो करेक्टराइजेशन है उसका जो एम है वो भी थोड़ा बहुत लगभग लगभग सेम है, इसलिए हम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो लगाएंगे। तो 33rd का हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और 34th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। टेक्सोनोमिक स्टडीज के जो मॉडर्न बेसिक है वो क्या है? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल, ये चारों ही हैं, तो डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नाउ 35th क्वेश्चन, डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कह रहा हूँ, मतलब आंसर ही मुंह पे आ जाता है भाई। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ये किसके स्टेप्स थे? टेक्सोनॉमी के स्टेप्स थे, तो इसलिए टेक्सोनॉमी इसका आंसर हो जाएगा। आप मानोगी नहीं, यहाँ पे पंखा चलाऊंगा तो उसके ऐसे घुड़ 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 आवाज आती रहती है। अभी पंखा उनका सब बंद कर रखा है, एकदम गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, पसीना पसीना हो गया शरीर, लेकिन तब भी क्या है, हार नहीं मानी है। तो समझाने का मेन पॉइंट यही है, आप भी हार मत मानना जब तक पूरे क्वेश्चन ना हो जाए। हार मान गए तो देख लेना फिर बद्दुआ लगेंगी मेरी। नाउ 36th क्वेश्चन जो है वो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। प्लांट टेक्सोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वर्ड फ्लोरा को स्टडी करना, हाँ है। आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के लिए मेथड प्रोवाइड करना, ये भी है। साइंटिफिक नेम, टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साइंटिफिक नेम भी तो नोमेनक्लेचर ही आ जाएगा, तो इसमें भी होगा, तो इसमें 36 का हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे आगे अब हमारे आता है नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे आएंगे इधर, इधर ही रखते हैं अपन। 37th क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी अगर हमसे पूछे तो यानी वही स्टेप्स पूछ रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन भी, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर भी, कैरेक्टराइजेशन है। 37 का डी, आंख बंद करके लगा दो भाई। ये चेक करना कि OMR सही से भर लो, कहीं आंख बंद करने में ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन, आपका आंख बंद करके लग रहा है यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। मुहावरा समझो, आंख बंद करके मतलब भरोसा करके लगा दो। 37 का हमने डी लगा दिया है, या फिर बोलो सर चीटिंग कर रहे हो। फिर 38th क्वेश्चन, द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव फ्रॉम डैश। सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो सिस्टमा से लिया गया, लैटिन वर्ड है, सिस्टमा उससे लिया गया, तो लैटिन वर्ड सिस्टमा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, हाँ तो ये ठीक है, तो 38th का हो जाएगा सी ऑप्शन। 39th क्या कह रहा है? बायोसिस्टमैटिक एम, मतलब जो बायोसिस्टमैटिक है वो क्या एम करता है? सिस्टमैटिक आप जानते हो ना, तो क्या कहते हैं उसे, हाँ, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोई हम सिस्टमेटिक कहते हैं, और वही बायोडाइवर्सिटी का आगे बायो लगा दिया है तो वही चीज़ बन जाती है। तो उसका एम क्या है? तो 39th क्वेश्चन में जो पहला आंसर था क्लासिफिकेशन, एम है उसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स बेस्ड ऑन बोर्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्लासिफिकेशन का एम है कि चीज़ों को क्लासीफाई करना, या फिर टेक्सोनॉमी का एम भी कह सकते हो। डिलिमिटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एस्टेब्लिश देयर रिलेशनशिप, ये क्लासिफिकेशन का है, ऊपर वाला टेक्सोनॉमी का एम है, नीचे वाला क्लासिफिकेशन का एम है। देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हाँ, एवोल्यूशन सिस्टमैटिक जो है वो डिस्क्राइब करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और वेरियस पैरामीटर्स जो हर फील्ड में स्टडी में काम आते हैं, यहाँ पे देखो स्टडी भी है, तो इसलिए हम सी ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देखो कह क्या रहा है कि
पैरामीटर्स जितने भी आते हैं वेरियस फील्ड की स्टडीज में, उनके लिए फाइलोजेनेसी में काम आता है, फाइलोजेनी में काम आता है, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिसे हम वो भी कहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी कहते हैं, वो भी हमें सिस्टमैटिक से ही पता चलता है। 39th क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 40वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कंट्रीब्यूट, लिनस ने कौन सा सिस्टमा नेचुरा बनाया था। 41st, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक इंक्लूड, सिस्टमैटिक का जो स्कोप है वो क्या इंक्लूड करता है। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। देखो दो तीन वर्ड हैं, जैसे क्लासिफिकेशन एक वर्ड है, आपको पीछे लिख के दिखाओ। दो तीन वर्ड हैं, ध्यान से देखना। क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, और क्लासिफिकेशन होंगे सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी। ये तीनों वर्ड आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, लेकिन दो दो पेयर में इंटरलिंक्ड है। कभी आपसे यहाँ पे खेल जाएगा कि सिनोनियम की तरह भी ये यूज हो सकते हैं, ये वर्ड और ये वर्ड सिनोनियम की तरह भी यूज हो सकते हैं, और क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी भी कई बार सिनोनियम की तरह भी यूज हो सकते हैं। और कई बार आपको एमसीक्यू या भी किसी भी क्वेश्चन में लगेगा कि बोल वो क्लासिफिकेशन की बात रहा है, लेकिन हो सकती है वो टेक्सोनॉमी की बात। लेकिन कभी कभार आपको लगे कि वो बोल टेक्सोनॉमी की बात रहा है, लेकिन हो सकती है वो क्लासिफिकेशन की बात। और ऐसे ही सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी में भी होता है, बोल वो सिस्टमेटिक के बारे में रहा है, आपको लगेगा कि टेक्सोनॉमी के बारे में बात हो रही है, और टेक्सोनॉमी के बारे में बात हो रही है तो आपको लगेगा कि सिस्टमेटिक के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे ही आपको ना इस, अब इन चीज़ों से बचना कैसे है। बचना सिर्फ ऐसे है कि आपको इन सब की ना डेफिनेशन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन करो तो वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए, ताकि कोई भी ना, मैंने ताकि अगर एक डेफिनेशन लिख रखी है, जैसे अब यहाँ पे आपको दिखाऊं, सिस्टमेटिक में यहाँ पे आता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ये आता है इसकी डेफिनेशन में, इसलिए ही मैंने सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही माना, और आई एम श्योर कि यही इसका सही आंसर होगा। नाउ ये हो गया हमारे, दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पहले तो अपनी इंक, नेक्स्ट टॉपिक, आपको ऐसे लाइन खींच देनी है और यहाँ पे लिखना है। देखो, देख रहे हो कहाँ क्या बता, ये रहा। अरे यार फोकस भी नहीं आ रहा, यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक इंक पे जम जाता है। इसका कोई आंसर बताओ। मैं तो देखो ऐसे करता हूँ, ये मेरा पन्ना लिया और यहाँ पे ऐसे रुमाल की तरह पहुँचती है। और भाई दुर्गंध मचा दिया है। फर्स्ट पॉइंट सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड जो नाम है उसका नाम है टेक्सोनॉमिकल, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये हमारा 1.2 टॉपिक है, और क्वेश्चन हमारे होगा 42। 42 क्वेश्चन क्या कहता है, पहले से हम करेंगे ऊपर, ना तो आपको देख ही रहा होगा। हाँ, तो देखो 42 क्वेश्चन कहता है कि अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्स टू, टेक्सोनॉमिक जो कैटेगरी है वो क्या रेफर करती है। वो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट रेफर करती है। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट स्पीशीज होती है, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी कभी भी एक पर्टिकुलर, मतलब जो कैटेगरी है, कैटेगरी वर्ड है, वो कभी भी पर्टिकुलर कैटेगरी को डिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि कैटेगरी तो एनिमल या किंगडम भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, फाइलम भी हो सकता है, और भी ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 42 में जो ए है वो तो हट जाएगा। रैंक ऑफ लेवल इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, हाँ ये हो सकता है, तो 42 का हो जाएगा बी, क्योंकि जो कैटेगरी बता रही है वो कोई भी रैंक हो सकती है। हायरार्की मान लो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के आगे आपका आ जाएगा क्या, आप बताओ, आप बताना मेरे को।
सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd क्वेश्चन, और 43rd क्वेश्चन है क्या? द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड फॉर द रैंक ऑफ स्पीशीज। पहला ऑप्शन है द रैंक ऑफ स्पीशीज और जीनस। जो टैक्सोन टर्म है वो स्पीशीज और जीनस की रैंक सिर्फ नहीं बताता, और भी रैंक्स बताता है। द रैंक अप टू फाइलम नहीं, द स्पीशीज, एनी रैंक। एनी रैंक यहाँ पे ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि जो टर्म टैक्सोन है वो हर एक रैंक को बताता है। वो किंगडम को भी रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे फाइलम को भी रिप्रेजेंट करेगा, और भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा हायरार्की सिस्टम में। नाउ 44th क्वेश्चन इज विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक। कौन सी टर्म हर एक टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए यूज़ की जा सकती है? अभी हमने ऊपर देखा सिमिलर क्वेश्चन है, टैक्सोन इसका आंसर होगा। पहले तो आंसर लिख लेते हैं, फिर समझते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45th। पहले 44 का देखो मतलब समझ लो, टैक्सोनॉमिक रैंक टैक्सोनॉमिक रैंक का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमिक रैंक मतलब एक हम रैंक में चीज़ें नाप दें, हायरार्की सिस्टम में चीज़ें नापते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे जो किंगडम है वो भी एक टैक्सोनॉमिक रैंक है, और जो स्पीशीज़ है वो भी एक टैक्सोनॉमिक रैंक है, वैसे जीनस है वो भी एक टैक्सोनॉमिक रैंक है, और इन सबको हम टैक्सोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन क्या होता है? स्मॉलेस्ट टैक्सोन होता है स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 46th क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट अपॉन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। बेसिक यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीशीज। 47th क्वेश्चन विच, देखो 47th क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? पहला है बायोडाइवर्सिटी इज अक्यूरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हैबिटेट एंड हैबिट्स एंड हैबिटेट एंड हैबिट्स, बिल्कुल ठीक है ये। सिस वेट, ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, कोई नहीं। जो हमारा बी ऑप्शन है वो है, क्या कहते हैं इसे, हाँ, सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद catalogs plants and animals and other organisms into category that can be named, remembered or compared and studies। ये हमारा ठीक लग रहा है, लेकिन हमसे पूछा कौन सा गया है? नॉट करेक्ट। क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन। हाँ, ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल, सिद्धांत और उनके जो विधि के साथ डील करती है जो चीज़ बायोलॉजी में, उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ना कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो कन्वीनियंट ग्रुप में हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट ग्रुप में रखते हैं उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो 47th में नॉट करेक्ट हमें लगाना था, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 47th का सी। नाउ 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन कहता है कि अमंग ऑल किंगडम, सभी किंगडम के रिश्ते में, सभी किंगडम में, The only taxon that exists in naturally biological cohesive unit, मतलब सभी किंगडम्स में जो कोहेसिव यूनिट है, जो एक बढ़िया यूनिट है, मतलब सबसे छोटी या बेसिक यूनिट कह रहे हैं ये, तो वो कौन सी है? स्पीशीज़ है, क्योंकि सभी सिस्टम्स में स्पीशीज़ यूनिट होना तय है, सभी वो किंगडम्स में, चाहे वो प्लांटा ही ले लो, एनिमल ले लो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, या और भी कई सारे किंगडम्स, कई सारे क्या, वैसे 5 ही किंगडम में मेनली पढ़ते हैं। 49th क्वेश्चन, a species consists of population which is sharing a same niche, interbreeding, feeding over, यहाँ पे इंटरब्रीडिंग होगा, that can freely interbreed, तो 49 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 50 का, in biological terminology a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing is called species। ये तो डेफिनेशन से सीधा मैंने बोला था ना, जो डेफिनेशन आपको दिखाई थी, आपको स्पीशीज़ में लास्ट में जो बैठ के मैंने याद कराई थी आपको, वो बोला था ना कि काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए। देखो ये एक क्वेश्चन बन गया, ये भी उसी से क्वेश्चन बना है, बाकी कोहेसिव यूनिट ये भी उसी का ही टाइप है, मतलब हल्का से घुमा के दिया लेकिन टाइप उसी का है। और जैसे जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड, जो जीनस है वो किसका ग्रुप है? वो ग्रुप तो ऐसे स्पीशीज़ का, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ एंड रिलेटेड स्पीशीज, तो जीनस तो ग्रुप
स्पीशीज का, हाँ 52nd, 52nd में हमें बोला गया है अ कलेक्शन ऑफ स्पीशीज विच bear a close resemblance to one another in morphological character of floral plant is known as। देखो बाकी सब छोड़ो, बस ये देखो कलेक्शन ऑफ स्पीशीज आ रहा है तो कलेक्शन ऑफ स्पीशीज यानी जीनस, सिंपल लगा दो, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी क्यों, बाकी सारी जितना चीज़ें पे आप डीप जाओगे उतना कंसेप्ट अगर आपको हो रहा है क्लियर तो ठीक है। अगर क्वेश्चन करते समय आप डीप जा रहे हो, जैसे एक क्वेश्चन अभी पीछे आया था कि बनाना का हमें साइंटिफिक नेम दिया था, वो एनसीईआरटी में है ही नहीं, बच्चा बोलेगा कि मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। तो जितना आप क्वेश्चन में डीप जाओगे वो आपको उतना फंसाएगा, जबकि वहाँ पे बस पूछा क्या था, वहाँ पे 3 वर्ड था और लास्ट का जो एल वर्ड था वो क्या डिनोट करता है, वो टेक्सोनोमिस्ट है खालिस लीनियस, वो उसे डिनोट करता है। लेकिन बच्चा क्या कहेगा कि बनाना वाला तो पढ़ाया ही नहीं, ये पढ़ाया ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी ही नहीं है, हमने तो बस ये पढ़ा है ना कि कलेक्शन ऑफ स्पीशीज हमसे पूछ रहा है, बस क्वेश्चन का देखो कि वो पूछ क्या रहा है और उसका आंसर देते बनो। नाउ 53rd क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी जीनस। जीनस से जो भी रिलेटेड कैटेगरी है उसके रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ असेंबली, ये ठीक है, द कैटेगरी जीनस इज हायर देन दैट ऑफ फैमिली। जो कैटेगरी जीनस है वो फैमिली से बड़ी है, तो ये गलत हो जाएगी और 53 का मान हो जाएगा बी। 54th में हमसे बोला गया टेक्सोनोमिक हायरार्की कैट अ प्लेस्ड अंडर द जीनस। कैट जीनस का नाम बताइए, फेलिस। याद कर लिया था ना वो चार्ट, जिन्होंने याद कर लिया था कमेंट में बोल देना यस सर कर लिया। 55 है टेक्सोनॉमिक का कैटेगरी बिलो लेवल ऑफ फैमिली। फैमिली के नीचे क्या आता है बताओ आप, फैमिली के नीचे आता है जीनस, तो जगह डी। 56 पन्ना पलटते हैं, आपको क्वेश्चन की नजरें, क्वेश्चन के दर्शन कराते हैं, ऐसे इतना ठीक है। 56th क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो जीनस इज इंटरपोल्ड बिटवीन, जो जीनस है वो किसके बीच में आता है, तो देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ऑर्डर और स्पीशीज के बीच में तो हमारे वो आएगा नहीं, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज, तो 56th का डी ऑप्शन। 57th विच इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग, लायन, लेपर्ड, टाइगर, कैट। कैट क्योंकि ये सारे एक स्पीशीज के हैं, अलग स्पीशीज के हैं, मतलब स्पीशीज कह रहा हूँ, जीनस के एक है, ये अलग जीनस का, ये फैली जीनस का, ये पैंथेरा जीनस का, तो 57th का हो जाएगा डी। ऐसे 58th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस। यहाँ पे लेस जनरल इन करेक्टर पूछा है, यानी करेक्टर जीनस में ज़्यादा होंगे, मतलब जीनस से करेक्टर्स किस में कम होंगे। यहाँ पे कॉमन करेक्टर्स नहीं पूछा, कॉमन करेक्टर्स किस में कम होंगे, अगर कॉमन करेक्टर्स पूछ रहा तो फैमिली आंसर होता, लेकिन यहाँ पे जनरल इन करेक्टर्स पूछ रहा है, यानी करेक्टर्स की जो नंबर्स हैं वो जीनस से कम किस में होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जीनस में ज़्यादा बड़ा ग्रुप है वो तो बड़े करेक्टर्स, मतलब बड़े करेक्टर्स कह रहा हूँ, ज़्यादा नंबर्स ऑफ करेक्टर्स होंगे, और जो स्पीसीज है वो छोटा ग्रुप है तो उसमें कम होंगे, लेस इन जनरल। तो 58th का ए। 59th क्वेश्चन है इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिलीज इंटरपोल्ड बिटवीन। एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो फैमिली है वो किसके बीच में पड़ते हैं, देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, तो ऑर्डर, फैमिली और जीनस, तो सी ऑप्शन 59th का सी। 59th का सी। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी इंक्लूड ऑल द अदर, मतलब इनमें से सबसे बड़ा बता दो कौन सा है, उनमें सारी की सारी टेक्स कैटेगरीज आ जाएंगी, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, सबसे बड़ा ऑर्डर है, 60 का बी, ठीक है। 61st कह रहा है कि प्लांट के ऑर्डर में यूजुअली एंड किस में आता है। देखो प्लांट का जो ऑर्डर है वो ऐसा होता है ना, देखो यहाँ पे लिख के देखो आपको, पॉली मोनियल्स, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ALE
ए, आपको शायद नहीं दिख रहा, हाँ अब नजर आना, पॉलीमोनियल्स, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, ALES, और ALES से आप समझ सकते हो ये जो नज़र आएगा ये आएगा कहाँ पे, ये बी ऑप्शन 61st का बी। अब देखो इस यहाँ पे इतनी देर पता है क्यों लगी, क्योंकि अभी हाथ का पहले आपको एक्सपोजर लॉक करके दिखाना पड़ रहा है, फिर यहाँ का भी एक्सपोजर लॉक करना पड़ रहा है, तो उसमें हल्का बहुत चल जाता है। इन विच ऑर्डर विच यू प्लेस गोरिल्ला, गोरिल्ला को किस में प्लेस करोगे, प्रिमाटा में, देखा होगा आपने, ह्यूमन, गोरिल्ला, गिब्बन, मंकीज, ये सब प्रिमाटा में ही तो आते हैं। फिर 63rd, टू ऑर्गेनिम्स आर प्रेजेंट इन सेम क्लास, सेम क्लास में, क्लास सेम है उनकी, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो अलग है, तो किससे बिलोंग होंगे, अब देखो किंगडम है, फाइलम है, किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास उनकी सेम है लेकिन फैमिली अलग है, तो क्लास के बाद क्या ऑर्डर आता है, तो हो सकता है कि उनका ऑर्डर सेम हो और फिर बाद में जाके उनकी फैमिलीज अलग हो गई हों, तो ऑर्डर सेम हो सकता है उनका। 63rd का हमारा डी हो सकता है। फिर 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड, और ऑर्डर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑर्डर्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं। ऐसे रुको रुको रुको, लिख रखा है भाई, चीटिंग नहीं करता मैं, ना 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 नको। एस टैक्सोनॉमी रिप्रेजेंट, अब यहाँ पे याद कर ले, यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, एनसीईआरटी में दिया नहीं है 65th का, सीधा सीधा याद कर लो, जो एप्स है वो क्लास है एक। 66th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स आर मेनली कंसिडर फॉर डिक्लेयरिंग अ न्यू प्लांट सीरीज, एक नई प्लांट स्पीशीज को डिक्लेयर करने के लिए आप मेनली कौन से करेक्टर कंसीडर करोगे, फ्लोरल करेक्टर, एनाटॉमिकल करेक्टर, फिजियोलॉजिकल करेक्टर, ऑल ऑफ दिस। तो मेरे हिसाब से तो फ्लोरल करेक्टर्स ही करोगे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल करेक्टर्स ये तो बाद में डीप जाने के लिए, जब आप किंगडम ढूंढ रहे हो या फिर कोई क्लास वगैरह ढूंढ रहे हो उसमें काम आते हैं। फ्लोरल करेक्टर स्पीशीज़ हम लगा सकते हैं। फिर 67th क्वेश्चन यह बोलता है कि विच, चलो आपने 66 क्वेश्चन पूरा देखा है। 67th क्वेश्चन आपसे बोलता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढनी है। लोअर द टेक्सॉन, जैसे जैसे टेक्सॉन नीचे चले जाएगा, मोर द करेक्टरिस्टिक्स डेटा मेंबर विद इन द टेक्सॉन से, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर द असेंबल ऑफ जेनेरा, ऑर्डर जो है वो जेनेरा के ग्रुपिंग से बना है, तो जेनेरा के ग्रुप से नहीं बना है ऑर्डर, ऑर्डर जो बना है वो किससे बना है, देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली के ग्रुप से बना है ऑर्डर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो जिसमें बी 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 आ रहा है और यहाँ पे सी सी भी आ रहा है, तो सी भी गलत है। देख पा रहे हो ना, बी 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 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे फिर उसके बाद में सी भी इसमें आ रहा है, तो अब देख लेना आपको, या तो ए गलत होगा है ना, या फिर डी गलत होगा। ए तो हमने देख लिया तो सही है, तो ये वाला ऑप्शन कटे, ये वाला ऑप्शन कटे, ये और दो बचे, अब डी देख लो आप। ऑल द ऑर्गन्स इंक्लूड दोज इन प्लांट एंड एनिमल हैव स्पीशीज ऑफ द लोएस्ट कैटेगरी, ये ठीक है क्योंकि हर एक प्लांट और एनिमल किंगडम के जो लोएस्ट कैटेगरी होती है वो स्पीशीज ही होती है, तो इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, डी भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 67th का आंसर नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68th क्वेश्चन। अब हमारे तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। तीन क्वेश्चन मेनली जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन में हमारे क्वेश्चंस हैं, हमसे बोला गया है कि इन स्टेटमेंट को रीड करो। क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, जो क्लास है वो ऑर्डर इंक्लूड्स करती है, अभी देख लेते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, हाँ करती है। ऑर्डर प्रिमाटा इंक्लूड्स मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो 68th का हो जाएगा ए। और 69th, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिम्स हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, हाँ हो सकता है, जैसे अब शेर और जो बाघ है यानी टाइगर जो है और लॉयन है, उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन तब भी वो अलग अलग स्पीशीज़ में आता है और जीनस उनका एक ही होता है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। लायन, लेपर्ड, टाइगर, बताया ना, ये एग्जांपल बताया ना, पैंथेरा में आते हैं,
तो इसी के कारण दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर भी। फिर 17th क्वेश्चन, वीट बिलोंग टू डिवीजन जिम्नोस्पर्माई। वीट जो होता है वो तो एंजियोस्पर्माई से बिलोंग करता है। अभी आपको दिखाऊंगा, यहीं पे यहीं कहीं लिखा होगा, यहाँ पे, हाँ ये रहा, देखो वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम स्टाइवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोसियाई पोएसियाई, ऑर्डर पोल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनाई, और फाइलम जो होगा, फाइलम या डिवीजन कह लो आप, एंजियोस्पर्माई। तो एंजियोस्पर्माई से बिलोंग करता है, ना कि जिम्नोस्पर्माई से। उसको हल्का से इधर लाते हैं। सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है नहीं। और वीट इज डाइकॉट प्लांट, अभी देखो हमने पढ़ा था ना मोनोकोटिलिडनाई, तो ये मोनोकॉट प्लांट है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट। इसका 17 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 71st, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टेक्सोनोमिस्ट कैटेगरी। इनके रिगार्डिंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है, मतलब टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी से रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोडाटा हैव ड्रोजल हेलोज न्यूरल सिस्टम होता है। टेक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरीज, हाँ करी है। मैंजीफेरा बिलोंग टू फैमिली एनिकार्डियासियाई। मैंजीफेरा हाँ करता है। फैमिली लाइज बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, अभी देखते हैं। किंगडम, फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आती है ना फैमिली। तो 71st का डी ऑप्शन यही इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट हमें सेलेक्ट करने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो लाइन है वो भर चुकी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक लाइन दोबारा खींच देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन एक पन्ने में हो सके उतने ज़्यादा पेड़ बच जाएंगे ना भाई, हमारे पेड़ बचा भाई। अभी देख ही रहे हो आप, क्या कहते हैं उसे, ग्लोबल वार्मिंग का चिट्ठा इट्ठा सब खुल रहा है। तो 72 क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पोजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर हमेशा स्पीशीज़ में ही होंगे। अगर आपको स्पीशीज़ नहीं दे रखा है तो आप जो लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी वो आप चूज़ कर लेना। बाकी 72 का तो डी ऑप्शन ही होगा, अगर स्पीशीज़ है तो स्पीशीज़ पे लगाना। 73rd, द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, या फिर हायरार्की। वेट, जो 73rd टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के असेंडिंग और डिसेंड, देखो साफ सीधी बात है, टेक्सोनॉमी तो एक वे है उसको रिप्रेजेंट करने का, जो भी सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं लिखाई जाती हैं उनको एक साथ लाने का। लेकिन जो असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंजमेंट्स हैं ये तो हायरार्की में ही आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इंडिका टिब्रेसम लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। मस्का ट्रिस और ट्रिटिकम रिप्रेजेंट जेनेरिक नेम, ठीक है। मोनोकोटिलिडा डाइक्लोडा टू क्लासिफिकेशन ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्मा, ठीक है। फिर क्लास बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबल्ड, नहीं फाइलम पहले आता है क्लास बाद में आता है, तो 74th का डी ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। 75th क्वेश्चन है, टू एनिमल्स बिलोंग टू सेम किंगडम बट क्लास से, मतलब जो दो एनिमल है उनका किंगडम सेम है लेकिन उनकी क्लास अलग है, तो किंगडम फाइलम क्लास फाइलम उनका एक हो सकता है। तो 75th का हो जाएगा ए ऑप्शन। नाउ 76th पे आते हैं अपन। हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाले हैं, बस हल्के से बचे हैं। 90 क्वेश्चन है पूरे। आज जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा ना तो अपने घर वालों को बताइएगा कि एक सर हैं यूट्यूब पे असली क्लास नाम से, नाम है उनका राम, राम जी सर राम सर ने हमें 90 क्वेश्चन करा दिए जो कि हम कभी करते भी नहीं थे। रोस्ट कर दिया भाई तुम्हारा, तुम भी करो रोस्ट, कमेंट में आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर गिवन एनिमल। इनमें से मतलब इस एनिमल, जानते हो इस एनिमल को, जानते ही होगे, बाघ नाम है इसका, टाइगर। इसमें बताना है इसकी स्पीशीज़ कौन सी है। टिग्रेस, जीनस कौन सा है, पैंथेरा। पैंथेरा यहाँ दो दो आ गए, तीन तीन आ गए, लियो वाला तो कट जाएगा, तो टिग्रिस ये दो पैंथेरा रहेंगे। फैमिली फेलिडाई, कार्निवोरा, मेमेलिया। कोडाटा में डाई करते तो 76th का हो जाएगा
बी ऑप्शन 77th। ये जो फ्लो चार्ट दिया गया अभी तो देखो मैंने भर दिए हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि सोचा आपको याद हो या ना हो तो याद कर लेना, और कमेंट जैसे अभी 2-3 बार पढ़ लो और फिर कमेंट में लिख दो ऐसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ऐसे लिख दो, याद हो जाएगा भाई, रामबाण इलाज है। अब देखो इनमें से पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला है इज द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी विच कंटेन नंबर रिलेटेड जीनस। हाँ, जीनस की ग्रुपिंग करके ही हमारी ये बनती है। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी बी क्लास मोनी कॉटिलिडनाई, डाइकॉटिलिडनाई, मेमेलिया, ये सारी क्लास ही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वेट, फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी ठीक है। सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट देखो स्पीसीज होती है और सी तो किंगडम बता रहा है, किंगडम बेसिक यूनिट नहीं है, स्पीशीज है, तो थर्ड वाला गलत हो गया। तो फिर एग्जांपल सी के, एग्जांपल सी किंगडम के फंगई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारे किंगडम्स होते हैं अलग अलग, ये अब चैप्टर 2 में पढ़ लोगे। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सब ठीक है, तो इसका 77th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी। 78th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एन ऑर्डर इंक्लूड रिलेटेड क्लास। एक ऑर्डर जो है वो मतलब ऑर्डर क्लास की ग्रुपिंग से नहीं बनता, तो ये गलत हो जाएगा। फैमिली कंप्राइज अ ग्रुप रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन। जो फैमिली की कंप्राइज अ ग्रुप रिलेटेड स्पीशीज, नहीं, स्पीशीज की ग्रुपिंग से फैमिली तो नहीं बनती, स्पीशीज की ग्रुप से जीनस बनता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ही माना जाएगा। ट्रिटिकम स्टाइवम कम्स अंडर द ऑर्डर स्पेंडल्स, स्पेंडल्स नहीं होते, पोल्स। सेपेंडल्स में तो वो होता है जो आम होता है ना, वो हमारा सेपेंडल्स में आता है, ऑर्डर सेपेंडल्स होता है। जो वीट है हमारे टिटाइकम स्टाइवम, उसका, अरे आपको दिखाई भी नहीं दे रहा क्या, यहाँ पे देख सकते हो टिटाइकम स्टाइवम, वो आते हैं किसके अंदर, पोल्स के अंदर। फिर उसके बाद फैमिली लाइक कॉन्वर्सिलाई सोलेंसियाई इंक्लूड ऑर्डर इन पॉलिनोमियल मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरा कलेक्टर। अब मान लो ये हटा दिया तो ये सारी चीज़ें तो ठीक ही हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट सही करना है हमें, मतलब करेक्ट करना है, करेक्ट कह रहा हूँ, करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो 78th का हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर 79th क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक्स कैटेगरी। इनमें से कौन सा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जानते हो ना आप, किंगडम, फाइलम, उसका करेक्ट वो बताना है आपको सीक्वेंस। तो अब ये रहा, दिख रहा है ना, चलो। तो सबसे पहले आता है स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ये कट गया, फैमिली के बाद ऑर्डर, फैमिली के बाद ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, फिर किंगडम, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। 79th का आंसर सी, 80 का आंसर। 10 क्वेश्चन और बचे हैं बस ये 80 करने के बाद। इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर विल इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम, इंक्रीज करेंगे तो किंगडम से स्पीशीज की तरफ हम जब जाएंगे तो इंक्रीज करेंगे, तो 80th का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 81st which of the following has लीस्ट सिमिलर करेक्टर्स। इनमें से किसके पास सबसे कम सिमिलर करेक्टर्स होंगे, क्लास के पास, जीनस के पास, स्पीशीज़ के पास। अगर देखो ज़्यादा पूछता कि मैक्सिमम तो स्पीशीज़ लगा देते हैं, लेकिन हमसे लीस्ट पूछा है तो हम सबसे जो हायर हमें दिया गया है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी वो लगा देंगे। तो फैमिली सबसे ज़्यादा में क्लास है, फैमिली से ऊपर हो जाता है क्लास, तो इसलिए 81st का हो जाएगा बी। सेकंड में हमें ये जानते हो ना, इसे आम, बढ़िया से आम, ठीक है। तो आम है और फैमिली क्या है इसकी, एनाकार्डियासियाई, ऑर्डर सेपेंडल, क्लास डाइकोटिलिडनाई, डिवीजन एंजियोस्पर्माई, तो 82 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 83rd, यहाँ पे हमें भरना है, ये जो आपको दिया गया है ना टेबल, ये आपको भरनी है। मैन का जो डिवीजन है
यहाँ पे आप देख सकते हो जो ए है उसको दिया गया है कोरडाटा एनिमालिया। कोरडाटा एनिमलिया तो किंगडम हो गया, और नॉन कोरडाटा, तो कोरडाटा दो जगह है, हम कोरडाटा लेके चलते हैं। फिर बी, जो हाउस फ्लाई की क्लास है वो इंसेक्टा होती है, इंसेक्टा यहाँ पर है। और फिर सी, मैंगो की फैमिली एनाकार्डियसियाई, और वीट की जो क्लास है वो मोनोकोटिलिडनाई। तो 83rd का ए ऑप्शन हो जाएगा। 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th और 90। बस ये क्वेश्चन और करने हैं, फिर हमारा लेक्चर भी ख़त्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी, इनमें से कौन सी, जो इनमें इन ऑप्शन दे रखा है इनमें से कौन सी फॉलोइंग कैटेगरी नहीं है। फाइलम, फाइलम हमारी है, क्लास भी है, स्पीशीज में है। ये क्या लिखा है, गुलामासी आई, नो नो नो, दिस वन इज नॉट। तो 84th का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, इनकरेक्ट हमें सेलेक्ट करना था, कैटेगरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है 85th क्वेश्चन। 85th क्वेश्चन, ये दोबारा धरती हिल गई भाई। 85th क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है, 85th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सेलेक्ट करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू किंगडम एनिमेलिया। चल ठीक है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज से हम, तो कॉमन करेक्टर्स गो ऑन इंक्रीजिंग, नहीं ये गलत है। तो 85th का बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अब मैच टाइप क्वेश्चन आ गए, चार ही क्वेश्चन है, मैच कर लेते हैं। जो कॉमन नेम है उनको उसके कैटेगरी ऑर्डर से हमें मैच करना है। प्रिमाटा ह्यूमंस का होगा, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट इन दोनों में है, सी का थर्ड, बी का, अब बी का देख लो, मैंगो, मैंगो का होता है सेपेंडल्स, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड यहाँ पर है बस। डी का फर्स्ट, ह्यूमन का प्रिमाटा, हाउस फ्लाई का हाउस फ्लाई का सॉरी डिप्टेरा, मैंगो का सेपेंडल्स और वीट का पोल। तो बी ऑप्शन इज राइट, लिख दिया मैंने। फिर 87th, मिसमैच पेयर हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो मिसमैच पेयर ढूंढ देते हैं। मिसमैच पेयर में पैंथेरा लियो बिलोंग टू क्लास ममेलिया, ठीक है। मस्करडोमिस का कॉमन लिजार्ड नहीं है भाई, कॉमन हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्लाई मधुमक्खी भाई। तो बी 87th का बी हो जाएगा। फिर उसके बाद 88th, मैच दी कॉलम 1 टू कॉलम 2। ये हमारा देख लो आप, ये है कॉलम 1, ऑर्डर दिए गए हैं और ये फैमिली दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रिमाटा होगा, जो ऑर्डर है प्रिमाटा, वो होमिनिडाई में आएगा, क्योंकि ह्यूमंस की फैमिली होमिनिडाई होती है। तो ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड सिर्फ दो में है। फिर उसके बाद हमसे बोला गया बी का फर्स्ट दे रखा है। सी का हमने देखना होगा डिप्टेरा, जो हाउस फ्लाई का होता है, हाउस फ्लाई में मस्किडाई जो होगी इसकी फैमिली, तो सी का फोर्थ, ए ऑप्शन इसकी करेक्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 89th में हमें बोल रखा है कॉलम ए को कॉलम बी से दोबारा हमें करना है क्या, मैचिंग। मैचिंग हमसे बोला गया है कि कौन सा क्या चीज़ करता है। तो 89th में अभी देख लो, जो प्लेनेरिया है वो रीजनरेशन करता है। तो ए का फोर्थ आप देखो, ए का फोर्थ कहाँ पे है बताओ यार, यहाँ तो सीधा सीधा आंसर ही मिल गया। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ए का फोर्थ होता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ आप देख लेना, जो जैसे जो फंजाई है वो आसेक्सुअल स्पोर से भी रिप्रोड्यूस करता है, और ये फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस करता है। और ये तो गया फंजाई के बाद। फिर जो यीस्ट है, यीस्ट करता है आपका किससे, यहाँ पे देखो थर्ड लेकर रखा है, बर्डिंग से करता है। डी यानी अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन से करता ही करता है। अब 90, ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल।
जो नंबर इंडिविजुअल के बढ़ेंगे वो ग्रोथ होगा, तो ए का थर्ड यहाँ पे 2 में दे रखा है, बी का फर्स्ट दे रखा है, सी का देख लो आप, सी का सेकंड है कि नहीं है। मेटाबॉलिज्म कंपोज टू 1 और मोर, नहीं नहीं नहीं, मेटाबॉलिज्म ये होगा सम ऑफ टोटल, तो सी का फोर्थ, क्योंकि सारी की सारी टोटल रिएक्शन जितनी भी बॉडी में हो रही हैं या फिर बॉडी के बाहर कोई भी ऑर्गन बॉडी से ही करवा रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म में नाम मापा जाएगा या फिर कह लो आएगा। तो सी का फोर्थ हो जाएगा और ये इसका 90 का आंसर हो जाएगा सी। और यहीं पे हमारा जो होते हैं क्वेश्चंस खत्म। So this was the whole lecture of important question of chapter number 1 of biology। वो भी कौन से क्लास की? क्लास 11th की। अब देखो जितने भी आपने सारे क्वेश्चंस करे ना, अगर आपके सारे के सारे ठीक जा रहे हैं, एक दो गलत जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर में जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके थोड़े बहुत ज्यादा गलत जा रहे हैं या फिर ज्यादा सही नहीं जा रहे हैं आपके, सिंपली क्या कर सकते हो ना, दोबारा उन लेक्चर्स को देख सकते हो, लेक्चर्स में अपनी गलतियां ढूंढो, अपनी गलतियों को लिखो और फिर उनके ऊपर काम करो। एक दिन आपका ऐसा होगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन एकदम सही बनेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।